बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम एक्सपर्ट्स ओपिनियन विद मैविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे 28 फरवरी 2026 से लेकर 24 जून 2026 तक का जो सफ़र तय हुआ है मशरिक़ वस्ता की, जो एक डायरेक्शन कह लें, सर्कमस्टेंसेस कह लें, मुकम्मल तौर पर चेंज होकर रह गई है। और वो चेंज किस तरह से हुई है, पाकिस्तान का कितना अहम किरदार रहा है, अमेरिका का जो एक दावा था सुपर पावर होने का क्लेम स्टिल आज भी बरकरार है, लेकिन बड़े हक़ाइक़ जो है वो मंजर-आम पर आना शुरू हो गए हैं। साथ ही अमेरिका के जो अपने इत्तेहादी थे, जो दोस्त ममालिक थे, उनका रवैया किस तरह से तब्दील हुआ। और ईरान, जिसको कहा जाता था कि जोहरी प्रोग्राम नहीं रखता है और 57 इस्लामी ममालिक में से सबसे अहमियत का हामिल भी है, और क्यों इतना अहमियत का हामिल हो गया कि अमेरिका से टकराव हो गया। और दीगर मामलात के ऊपर आज की तारीख़ में हम क्या देख रहे हैं कि ईरान को फातेह करार दिया जा रहा है और अमेरिका को शिकस्त हासिल हुई है, ये कहा जा रहा है कुछ एक्सपर्ट्स की जानिब से। हालांकि प्रॉपरली मेरे प्रोग्राम के पैनल इससे मुत्तफिक नहीं है। उनका कहना है कि ईरान मुकम्मल तौर पर फातेह करार नहीं पाया है, क्योंकि जो उसके अपने मुतालबात थे, जो प्लानिंग, जो स्ट्रेटजीज़ थी, वो उस तरह से बरकरार नहीं रख पाया है। अब नाज़रीन, अगर हम साथ डिस्कस करें कि 28 फरवरी से ये 24 जून तक का जो सफ़र है, जंग शुरू हुई मशरिक़ वस्ता में। जंग के बाद हमने देखा कि जंग बंदी हुई। जंग बंदी के बाद इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए, जिसको इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम भी दिया जाने लगा। और उसके बाद सेकंड राउंड उस मुज़ाकरात का नहीं हो पाया। दीगर मामलात में हम कहें कि कुछ कमियां थी। कमियां इसी तरह से थी कि ट्रस्ट लेवल नहीं था ईरान को, और दीगर मामलात के ऊपर बदलते मौक़िफ़ के साथ अमेरिका एक तरफ मौजूद था। इसके बाद नाज़रीन, हमने MOU होते हुए देखा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि इस्लामाबाद में, और इसके बाद स्विट्ज़रलैंड बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात का पहला राउंड फाइनली करार पाया। और इस पहले राउंड को भी मुकम्मल तौर पर हतमी नताइज की तरफ ले जाने के लिए पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार रहा, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरह से ट्वीट्स आ रहे थे, बाक़िर क़ालिबाफ़ साहब ने कहा कि एक बात वाज़िया करते चलें कि ईरान ने अज़ल से ये बात वाज़िया किया है कि ईरान कभी भी धमकियों के साए तले में कोई मुज़ाकरात, कोई मुआहदा कुछ भी नहीं करेगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप, एक तरफ तो हम मुज़ाकराती टेबल पर बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका का प्रेसिडेंट इस वक्त हमें और हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो जहर उगल रहा है। और लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ पर भी फील्ड मार्शल और साथ ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी रिक्वेस्ट पर ये जो पहला राउंड था वो मुकम्मल हो पाया। उसके बाद नाज़रीन सेकंड राउंड नहीं हो पाया है, लेकिन 60 दिन में कोई हतमी मुआहिदा मंजर-आम पर आएगा। 60 दिन का एक टाइम पीरियड, एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। अब उसमें क्या मामलात, कैसे मामलात तय होते हैं, ये तो खैर वक्त बताएगा, और साथ साथ हम डिस्कस भी करते रहेंगे। अब नाज़रीन, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पाकिस्तान का शुक्रिया का दौरा कल हुआ, और इस दौरे की भी अपनी एक अहमियत, अफादियत बड़ी वाज़ी होती है। पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छे अंदाज में मेहमान नवाजी भी किया, और एक प्रोटोकॉल सिस्टम जो सेट होना था उसको भी बखूबी सर अंजाम दिया। अब ईरान का सख्त तरीन मौक़िफ़ यही है कि जो उनके अपने मुतालबात हैं उसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में वो नहीं आएंगे। और दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं, अगेन अमेरिका के वही दावे हैं, बुलंद-ओ-बांग दावे हैं कि उसने ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर किया है, और ईरान की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, उसको सरेंडर करना पड़ेगा, मुतालबात मानने पड़ेंगे जो अमेरिका के हैं, और अमेरिका के ही शराइत के ऊपर ये हतमी मुआहिदा, हतमी नताइज जो है वो सामने आएंगे। अब इसमें किसका ज़्यादा पलड़ा भारी है, और पाकिस्तान चूँकि एक मीडिएटर के तौर पर पाकिस्तान को पीस मेकर भी करार दिया जा रहा है, तो पाकिस्तान का किरदार कितना अहम रहेगा, इसके ऊपर नाज़रीन हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करनी है। दो अहम बुनियादी सवाल प्रोग्राम के आगाज़ में नाज़रीन करते चलें कि इसराइल अगर ना रुका तो क्या वाकई जंग वापस से शुरू हो जाएगी, और ये जंग बंदी और ये इस्लामाबाद अकॉर्ड हम कह लें, और ये जो अभी MOU हुआ है उसकी क्या अहमियत रह जाएगी, एक तो ये डिस्कस करेंगे। और सेकंडली, बोन ऑफ कंटेंशन इस वक्त लेबनान, और जो कि लेबनान, और सेकंडली स्ट्रेट ऑफ हर्मस, आपनाए हुर्मस बना हुआ है। तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जंग शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अब यूँ लग रहा है कि जंग मुकम्मल तौर पर अगर इसको परमानेंटली कोई सीज़ फायर का नाम देना है तो वो इन्हीं 2 पॉइंट्स के ऊपर आके रुकेगा। ऐसा क्यों, इसके ये जो सवालात हैं, इनके जवाब आज पैनल से लेने की कोशिश करेंगे। फॉर दैट हमारे पास पैनल मौजूद हैं। मोहम्मद सालिह साहब स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है, काशिफ रफ़ीक साहब हमें ज्वाइन किया है, नवाज़ रज़ा साहब और डॉक्टर कामरान सत्ती साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सो अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। आई विल स्टार्ट विद नवाज़
आई स्टार्ट विद मोहम्मद साले साहब। साले साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद फरमाइएगा। ये तमाम तर मामलात हालात जिस स्पीड से हम कहें कि रैपिडली चीज़ें चेंज होती हुई हमें दिखी हैं, ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं, इसको मानना पड़ेगा। नाउ व्हाट्स योर एनालिसिस कि आप क्या देख रहे हैं कि अमेरिका के दावे और प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बदलते बयानात हैं वो इस मुआहदे को, इस तमाम तर मुज़ाकरात को किस सिमत में लेके जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अमेरिका और ईरान का जो अमन मुआहदा हो गया है, ये शायद जो इस सदी का, इसको अगर आप कहा जाए तो ये वाकई एक बहुत बड़ा और एक प्रोमिनेंट किस्म का एक मुआहदा हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान का जो इसमें रोल है, अगर देखा जाए जब ये जंग शुरू हुई थी तो पाकिस्तान के पास उस वक़्त क्या चाह रहा था, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या थी, वो क्या कर सकता था। लेकिन पाकिस्तान की जो सफारतकारी है वो उसका वो एक आला मेयार कायम करते हुए नहीं, पाकिस्तान के ऊपर हम आते हैं, पाकिस्तान की बड़ी अचीवमेंट रही हैं और जिस तरह से वो सिफारती तौर पर भी कामयाबियां समेट रहा है, ये एक अलग चैप्टर बन जाएगा। बट मेरा आपसे बुनियादी सवाल ये है कि अमेरिका और स्पेशली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं इस मुआहदे को कोई दुरुस्त सिमत पर लाने के लिए? उनकी अपनी कोई एफर्ट आपको नज़र आ रही है या अब जेडी वेंस को आगे आना पड़ेगा उनकी जगह पर? देखिए, मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं और ओवरऑल देखिए, ये तो पहले महीने में ही जब ईरान ने जो है वो फायर बैक किया और उनको ये समझ आ गई थी कि हम गलत जगह पर फंस गए हैं, और उसके बाद जब तकरीबन कोई पहला सीज़ फायर हुआ था और 15 डेज़ के लिए कहा गया था कि जी इसको इस सीज़ फायर में हम लेके जाते हैं, तो जब स्टेट ऑफ हार्मुज़ जो है वो ब्लॉक कर दी गई थी और पूरी दुनिया की जो इकानमी है उसमें डिस्टर्बेंस शुरू हो गई थी और स्पेशली अमेरिका में ख़ुद जो ऑयल की कीमतें ऊपर जानी शुरू हो गई थी, तो ये तो उनको अमेरिका को बिल्कुल अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है, उनकी जो टीम है, उनको ये बावर हो चुका था कि अब चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं, शायद हमारे हाथ से निकलती जा रही हैं। वो इसीलिए कि पूरी दुनिया का जो प्रेशर था वो बरकरार रहा और किसी ने इस जंग में अमेरिका को राइट नहीं कहा। लेकिन इस जो ये जो सूरत हाल है ओवरऑल, उसमें देखें ना, मिड टर्म आगे इलेक्शन आ रहे हैं, फिर उसके बाद उन्होंने सियासत शुरू कर दी और उस सियासत में उन्होंने हत्तुल इम्कान ये कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से, चूँकि जो अमेरिकन अवाम है, देखिए शुरू के जो 60 डेज़ थे उसमें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे वो तने तनहा जो है वो तो आगे स्कोर कर रहे थे, गोल कर रहे थे, लेकिन 60 डेज़ के बाद जो है वो ज़ाहिर कानूनी तौर पर उनको कांग्रेस से जो है उसकी इजाज़त लेनी थी और उन्होंने उसको एक स्ट्रेटिजिक जो तरीक़ेकार के मुताबिक जो है उनको डेवलपमेंट को चीज़ों को आगे लेके जाना था। और इसी दौरान देखें ना, बात ये कि पाकिस्तान का दौरा जो है भी हुआ जेडी वेंस का, और उसमें भी जब वो ऑलमोस्ट जो इनका एग्रीमेंट था वो फाइनल होने को था, तो उसमें से बैकआउट किया गया कि जनाब हम शायद किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे और एक सर्द मोहरी का वो देते हुए वो वापस चले गए और यहाँ से जो ईरान के सफारतकार हैं वो भी उनको भी वापस जाना पड़ा। लेकिन फिर उसके बाद जो मीडिएशन पाकिस्तान ने की, जो बाकी जो ममालिक हैं, फिर चाइना ने अपनी तौर पर किया, रशिया ने किया, ठीक है, और ईरान भी कुछ स्टेप बैक, कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो है उसको पीछे आना पड़े। इनिशियली तो ये 15 पॉइंट्स थे जिसके ऊपर वो आटा था कि भाई यहाँ से मैंने आगे नहीं जाना, ये 15 पॉइंट्स जो हैं ये क्लियर होंगे तो हमने आगे अमन मुआहदे में जाना है, अदरवाइज हम इस जंग को जारी रखेंगे। और इसीलिए जंग तो ईरान ने नहीं शुरू की थी, जंग तो इजराइल ने शुरू की थी, अमेरिका ने शुरू की थी, तो वो तो डिफेंस कर रहा था, लेकिन उसने भरपूर तरीके से डिफेंस की। पाकिस्तान ने उसका कंप्लीट जो है ना एक सफारतकारी की और इसका पूरा साथ दिया। लेकिन अमेरिका देखें, अभी इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका जो हालात जो है वो नॉर्मल अमेरिका ने दोबारा कर लिए हैं और ऑयल की कीमतें वापस आनी शुरू हो गई। उनके जो अवाम थे उनके अंदर जो गम और गुस्सा था वो कंपैरेटिवली डाउन होना शुरू हो गया। तो वो ये समझते हैं चूंकि सियासत हमारी एक आला रुख की तरफ जा रही है। देखें नेक्स्ट आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शायद थर्ड इलेक्शन ज़ाहिर नहीं लड़ सकते, वो इसीलिए कि वहाँ की जो यूएसए के जो प्रेसिडेंटशिप है वो 2 टाइम ही होती है। लेकिन इसके बाद जो जेडी वेंस है उसने आगे वो सियासत भी करनी है और आगे अपनी पार्टी को भी आगे लेके जाना है, अपने अवाम को भी बहुत चीज़ों को देखना है। तो जो वो अचीव कर सकते थे पसे पर्दा वो तो उन्होंने अचीव कर लिया। और इस इन द मीन टाइम जो ईरान है वो भी साबित कदमी के साथ खड़ा रहा, उसने भी बहुत कुछ अचीव किया। अचीवमेंट्स में क्या अचीव किया उन्होंने? देखिए बात ये कि जो उनके ईरान के जो मुआहदे जो पसे पर्दा हैं, अभी जो फ्रंट के ऊपर चीज़ें नहीं बताई जा रही, वो इंटरनेशनली उनके साथ कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिसके ऊपर ऑयल का, स्टेट ऑफ हार्मुज़ की जो
ओमान और ईरान के साथ जो है ना एक पार्टनरशिप है, एक लॉन्ग स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स हैं, उसके ऊपर अभी बहुत सारी चीज़ होने बाकी हैं। फिर देख बात ये कि ईरान चाइना के साथ जो है, नहीं, अमेरिका ने कुछ अचीव किया है इस दौरान, इस टाइम पीरियड में? मैं समझता हूं कि अचीव किया है उन्होंने, और ये मुआहदे अभी कंप्लीट नहीं हुए। जब ये कंप्लीट सामने आएंगे, चूंकि अभी तो देखें इनिशियल स्टेज है, तो उसमें ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें अमेरिका जो है वो अपना इंटरेस्ट जो है ना उसने वॉच करते हुए और उसको रखा है, और कहाँ कहाँ पे वो कौन कौन सी मुल्क के थ्रू जो है ये रॉयल्टी चार्ज करेंगे, किस तरीके से ली जाएगी। अमेरिका ये जंग हारा नहीं है, शिकस्त नहीं हुआ इसको मुकम्मल तौर पर। इसको शिकस्त तो किसी का नाम नहीं लिया जा सकता कि ये कोई शिकस्त वो की जा रही है, लेकिन नहीं, आपने मेरे प्रोग्राम में फरमाया है कि ईरान फातेह है और अमेरिका अक्लमंदी का मुजाहरा किया दोनों ममालिक ने। और जब बड़े ममालिक, दो ममालिक में ऐसे दरमियान देखें, बात ही कि जो चाइना ने के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो सुपर पावर होता है उसको अपना तसल्लुत और उसको अपना तसलसल वो कायम रखने के लिए बहुत सारे स्टेप लेने पड़ते हैं। तो शायद वही स्टेप लेते हुए अमेरिका ने ये मुआहदा करके मैं ये समझता हूँ कि वो जीता भी है और ईरान भी जीत गया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन जो नुकसानात होने थे दोनों ममालिक के, वो अपनी जगह पर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ, लेकिन बहरहाल मुल्क जो है वो एटलीस्ट जो सुकून में आ गया। जो मुल्क की मईशत है, जो आम बंदा जिस क्राइसिस से गुजरा था। आज आपको तज्जिए अपने तज्जियों के साथ ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है साले साहब। बस वो पुराने जो विन-विन सिचुएशन में दोनों हैं। डेफिनेटली देखें वक्त के साथ साथ चीजें चेंज हो गई। देखिए वक्त के साथ साथ चीजें चेंज होती नजर आ रही हैं, और अब आगे भी आप जब जी मुख्तलिफ किस्म के जो मुवाज़ने किए जाएंगे या जो आगे एग्रीमेंट इनके होंगे, बॉल किसकी कोर्ट में है, ईरान के पास या फिर अमेरिका के हाथ में? मेरे ख्याल में अमेरिका के पास है, और इसमें जो रशिया और चाइना है उनका एक मेन रोल है, वो पसे पर्दा रहे, लेकिन उन्होंने एक मेन रोल प्ले करते हुए देखें ना, ईरान भी स्टेप बैक उसको करना पड़ा। स्टेट ऑफ हार्मोन्स जो है विदाउट रॉयल्टी उसको मानना पड़ा, लेकिन दुनिया में अमन कायम करने के लिए उसने भी एक अपना हाथ आगे बढ़ाया। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। काशिफ रफीक साहब को हम प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। काशिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। फरमाइएगा, ये अगर हम 28 फरवरी से ही 24 जून आज तक की तमाम तर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के ऊपर बात कर लें, कब क्या मुज़ाकरात के लिए किसने पे अहम जो है वो बैठने के लिए किसने पहल किया, कौन पीछे हटा, क्या किसकी पॉलिसीज़, किसकी स्ट्रैटेजीज थी, तो आज के दिन तक की क्या कहानी को आप किस तरह से एलोब्रेट करेंगे? बहुत शुक्रिया मैविश आपको। देखिए, बुनियादी तौर पे ईरान के साथ जो भी मामला हुआ या पाकिस्तान के ऊपर जो भी जारियत मुसलत की गई, दोनों मुसलत की गई ना। तो ईरान ने पहले एडवांस मूवमेंट किया, उसके ऊपर मुसलत की गई तो उसने रिएक्ट किया। जैसे पाकिस्तान ने भारत की जो जारियत थी उसको रिएक्ट किया। अब दूसरी बात यह है कि उस वक़्त इसराइल को बैकिंग पूरी अमेरिका की थी, और अमेरिका ने साथ कोलैबोरेशन में ईरान के ऊपर अटैक किया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और अमेरिका को ये जूम था कि जिस वक्त वो और इसराइल मिलकर ईरान पे अटैक करेंगे तो पूरा यूरोप उनके साथ खड़ा हो जाएगा, इंग्लैंड बरतानिया खड़ा हो जाएगा, फ्रांस खड़ा हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि बरतानिया और फ्रांस में यूरोप के बेशतर ममालिक ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया, जो उनके लिए सबसे बड़ा पहला सेटबैक था। और उसके बाद जो अबनाए हुर्मस हम सिर्फ सुना करते थे, पढ़ा करते थे, आज पता लगा कि वो एनर्जी की, मैं अबनाए हुर्मस को एनर्जी की शहरक कहता हूँ जी। उसको जब ईरानियंस की जानिब से स्टक किया गया तो उसके बाद यूरोप को एहसास हुआ कि हमारे साथ कितना बड़ा हाथ हो गया, जिसकी वजह से अमेरिका इसराइल का जो कार्टेल था उसको यूरोप की बैकिंग नहीं थी। दूसरी तरफ ईरान की अपने इत्तेहादियों के साथ बैकिंग पूरी थी, चाइना उसके साथ खड़ा था, रशिया उसके साथ खड़ा था। पाकिस्तान ने वाहिद मुल्क था जिसने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करवाया। अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर जैसे अटैक हुआ, अगर सऊदी अरेबिया भी रिवर्सल अटैक के पोजीशन में आ जाता तो अल्टीमेटली पाकिस्तान की पोजीशन कुछ और होती। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया समेत मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक को रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करवाया, और जिसके बाद ये सीज़ फायर होते हुए निगोसिएशन होती होती चीज़ें यहाँ तक पहुँची। देखें, इस सारी जंग में अगर आप एक आउटकम देखें, हर हुक्मरान का आउटकम होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल सेंटिटी। अब मसला ये है कि इस सारी जंग में महंगाई इतनी ऊपर चली गई कि बरतानियन प्राइम मिनिस्टर जो है स्टारमर को रिज़ाइन करना पड़ा, क्योंकि वो इलेक्शन हार गए वहाँ पे लोकल बॉडी का।
नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है ट्रंप का, जिस तरह महंगाई वहाँ पे ऊपर गई है, उनको भी अपने इलेक्शन का इशू था। अब अक्टूबर में नेतन्याहू को इसराइल का इलेक्शन फेस करना है, उसको भी प्रॉब्लम आ रहा है। इसराइल का मसला ये है कि वो ये समझता है कि वो जितना इस तरह के तशद्दुद के वाक़यात में रहेगा, जंग में रहेगा, इसराइल की स्टेबिलिटी का नारा लगाएगा, शायद वो इलेक्शन जीत जाएगा। सो ये पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे मोदी ने हमारे में जारहियत इसलिए मुसलत की कि उसने चंद स्टेट्स में इलेक्शन जीतना था, कुछ में जीत गया, कुछ में हार गया। सो ये एक पॉलिटिकल मोटिव्स थे और एंटी ईरान सारे एलिमेंट थे। लेकिन इस सारे मामले में बहरहाल ईरान ने जितनी उसकी कैपेसिटी उसने फाइट की, दर पर्दा रह के जितने उसके अलाई थे उन्होंने उनके साथ दिया। आज जब सारी निगोसिएशन हो गई और उस निगोसिएशन में ईरान और अमेरिका दोनों पाकिस्तान को सालिस डिक्लेयर कर रहे हैं, सिग्नेचर हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है वो एक डिफरेंट है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं जिस वक्त ये सारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा था, मैं उस वक्त भी तवातर से एक बात कह रहा था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इन प्लेस हो रहा है ग्रेजुअली। आज जब ये सालसी हो गई, एग्रीमेंट साइन हो गया, तो आप यकीन रखिए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन प्लेस हो गया प्रैक्टिकली। आज पूरे यूरोप को, मिडल ईस्ट को और इनको पता लग गया कि ईरान की अबनाए हुर्मज़ की एक्टिविटी अगर ब्लॉक होगी तो एक्सपोर्ट भी नहीं होगा ऑयल का और इंपोर्ट भी नहीं होगा ऑयल का। तो ये एनर्जी का एक डिफरेंट क्राइसिस है जो इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में सामने आया। सो ईरान की ऊपर से इकोनॉमिक सैंक्शंस ख़त्म होंगी जो कि ग्रेजुअली हो रही हैं। ऑयल की एक्सपोर्ट और गैस की एक्सपोर्ट की उनको इजाज़त मिल गई। अब जब ईरान एक्सपोर्ट की एनर्जी की एक्सपोर्ट शुरू कर देगा तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पाकिस्तान होगा, उसके बाद दूसरा बेनिफिशियरी यूरोप होगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में पहली दफा हुआ कुवैत की हिस्ट्री में। ये assumption है, ये प्रैक्टिकली रिप्लेसमेंट है। देखिए ये प्रैक्टिकल चीजें अब हो गई, अजम्पशंस नहीं है। देखिए कुवैत वो मुल्क था जिसका जितना कॉन्फ्लिक्ट एरिया रहा, खुद साख्ता अबनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी जो अमेरिका ने की और अबनाए हुर्मज़ जो ईरान ने ब्लॉक की। कुवैत वाहिद मुल्क है जिसकी ₹1 की ऑयल की एक्सपोर्ट नहीं हो सकी। अब सऊदी अरेबिया हो, दुबई हो, कतर हो, ओमान हो, कुवैत हो, इन तमाम ममालिक का ऑयल एक्सपोर्ट होगा तो इनका ज़र मुबादला आएगा। और वो ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले ये ममालिक है और इंपोर्ट करने वाले ममालिक जो है वो यूरोप के लोग हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका, बांग्लादेश, सारे ममालिक हैं। सो आप बाहर अमेरिका के जो अलाई थे वो ऑयल इंपोर्टर कंट्रीज थे, उन्होंने सफ़र किया, और जो एक्सपोर्टर कंट्रीज थे उन्होंने भी सफ़र किया। दैट्स वाई कि मैं समझता हूँ कि अमेरिका की जो स्ट्रेटजिक पोजीशन थी वो बड़ी ज़्यादा उनको धचका लगा। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ट्रंप साहब मुतवातर ये कहते रहे कि मैं UN के जो मिशन है उसके ऊपर देखूंगा कि उसकी हैयत हम चेंज करेंगे, और जिन ममालिक ने हमारा साथ नहीं दिया हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी फ़ौज वहाँ से विड्रा कर लें, वो जर्मनी है, वो बरतानिया, वो कोई भी है। सो इन तमाम चीज़ों को, और ख़ुद फ्रांस के प्रेसिडेंट का वो कितना मजाक उड़ाते रहे, तो ये उनकी डेस्परेशन थी। एंड ऑफ द डे ईरान के साथ एक सालसी का मुआहदा हो गया, ईरानियन प्रेसिडेंट भी यहाँ पे आए। ईरान को इकोनॉमिक सैंक्शन से आज़ादी मिलेगी, तो ईरान की इकोनॉमिक सैंक्शन से आज़ादी के बाद ऑयल में एक नया कार्टेल बनेगा इस खिते में। सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान, ये 3 ममालिक का ऑयल का नया कार्टेल होगा जो मिडल ईस्ट को, बरे सगीर को, सब कॉन्टिनेंट को और यूरोप को ऑयल फीड करेगा। और मैं समझता हूँ कि प्राइसेस नीचे आएंगी, और इनकी इस सालसी से जब अमेरिका में महंगाई कम होगी तो शायद ट्रंप को मिड नवंबर का जो इलेक्शन है, मिड टर्म इलेक्शन, वो जीतने में उसको आसानी हो। सो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि ग्लेड टू हियर दिस फ्रॉम यू, जो फैक्ट्स आपने बयान फरमाए, लेकिन आपने इसराइल का जिक्र नहीं किया कि इन 60 दिन के टाइम पीरियड में वो क्या किरदार करेगा, हाथ के ऊपर हाथ करके नहीं बैठेगा। बिल्कुल, देखिए इसराइल का मसला ये, इसराइल की ज़रा डेमोग्राफी को मैं किसी और तरीके से एनालिसिस करता हूँ। देखिए इसराइल और भारत ये दोनों इंटेलिजेंस और स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं। अब इन दोनों ममालिक ने को प्रॉब्लम था इस कॉन्फ्लिक्ट पे, सालसी पे, पाकिस्तान की सफारतकारी की पोजीशन पे, दिफाई पोजीशन पे। इन दोनों ममालिक ने मिलकर अफगानिस्तान को एज अ प्रॉक्सी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल किया, कर रहे हैं। और इसराइल बहरहाल साजिश करेगा और इंडिया उसका पूरा साथ देगा। किसी को ये मतलब पाकिस्तान की जो दिफाई एतबार से अल्लाह ताला के फजल से नाकाम साजिश होगी या इम्पैक्ट होगा उसका। देखिए जो साजिशी अनासर होते हैं उनका काम है साजिश करना, और जो दिफाई एतबार से चीज़ें चल रही होती हैं उनका काम है उसको वेल एंड टाइम हैंडल करना। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, हमें तो पाकिस्तान का मसला है ना स्टेबिलिटी का, पाकिस्तान के अंदर जो भी प्रॉक्सीज, वो मेरी बिरादरी में है,
वो सियासी बिरादरी में है, वो ब्यूरोक्रेसी में है, वो कहीं पे भी है। मैं समझता हूँ कि उन प्रॉक्सीज या उन सहूलतकारों को एड्रेस करना वेल टाइम जरूरी है। एक तो वो है ना जो सामने आया, उसने हमला कर दिया, दहशत गर्दाना कार्रवाई कर दी, लेकिन कुछ सहूलतकार हैं जो अंदर पर्दा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनके ऊपर भी चीज़ें हो रही हैं और रोज़ाना की बुनियाद भी हो रही हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जितनी इज्जत दी है, दिफाई एतबार से, सफारती एतबार से, अल्लाह ताला के फजल करम से माशी तौर पर भी पाकिस्तान बहुत बेहतरी की तरफ चल निकलेगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नवाज साहब आपकी जानिब बढ़ूंगी। नवाज साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। दोनों मेहमानों को आपने सुना, उनका तज्जिया। बताइएगा अब आगे के क्या मामलात दिख रहे हैं? आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा? सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ खराब होगा। अच्छा नवाज साहब इजाजत दें, अभी ब्रेक का वक्त आ गया है, एक शॉर्ट से ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बयानात और उनके ट्वीट्स किस तरह से मुज़ाकराती मामलात में खलल पैदा कर सकते हैं, और ईरान का सख्त तरीन मौक़िफ़। नवाज़ रज़ा साहब से उनकी राय लेने की कोशिश करते हैं। जी नवाज़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइन अस। फरमाइएगा, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात मामलात जो हैं वो 60 दिन के अंदर कोई हतमी नताइज की तरफ बढ़ जाएंगे? देखिए, ये मुज़ाकरात तो इस तरह चलते रहेंगे और हम भी ऐसे ही तबसरे करते रहेंगे। हम ये कभी पता नहीं कितने अरसे से हम इसमें लगे हुए हैं कि ईरान की जीत हुई है या अमेरिका की। आप एक ऐसे मुल्क के बारे में कह रहे हैं कि जिसकी ताकत का पूरी दुनिया में चर्चा है और जिसकी ताकत को पूरी दुनिया तस्लीम करती है। हम ईरान को ये समझते हैं कि ईरान ने मुकाबला किया। ईरान की जीत बड़ी बहुत ही मुश्किल बात थी। आप शुक्र करें अल्लाह का कि मजीद मुसलमानों को शहादतें नहीं हुई, लड़ाई आगे बढ़ी नहीं, पाकिस्तान की सफारतकारी काम आ गई, किसी हद तक काम आ गई। और ये जो सालसी होता है ये बाद में भी बड़ा प्रेशर के नीचे होता है। ये अभी 2 माह के आप देखेंगे कई बार मुज़ाकरात की मेज उलट दी जाएगी, फिर बैठ जाएंगे। ये सारी चीजें मनवाने में देखें, ईरान को तेल की इजाजत दी गई है 2 माह के लिए, फिर उसकी पाबंदियां भी खत्म की गई और कुछ असासे कहा गया हम रिलीज करेंगे। अपना हुर्मुज़ को भी खोलने का कहा गया। तो इसमें कभी कहीं ना कहीं आपको रुकावटें नजर आएंगी, चलता रहेगा काम। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ईरान की कामयाबी हुई थी तो अमेरिका जो है वो पीछे हट गया, अमेरिका का तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। अमेरिका ने तो अपना बैरी बेड़ा, 5वां गालबन बैरी बेड़ा अपने यहाँ बिल्कुल ईरान के करीब खड़ा कर दिया, जहां तक ईरान का फायर जा सकता था उसकी फायर के दूर से बाहर थे। उन्होंने तो यहाँ नाकाबंदी कर ली। वो चाहे तो सब कुछ यहाँ तबाह बर्बाद कर सकते थे। मैं ये समझता हूँ कि उससे ईरान को निकालना बहुत बड़ी कामयाबी। ईरान अब एक ऐसी सूरत हाल में चला जाएगा कि वो रीबिल्ड करे ईरान को। कई साल लग जाएंगे ईरान को रीबिल्ड करने में। और देखें आप, ये जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के दरमियान। अच्छा नवाज साहब, ये क्लियर करते चले ना कि ईरान को फातेह करार दिया गया है, आप क्यों इससे डिनाई करते हैं, क्यों नहीं मानते हैं आप? मैं इसलिए कहा, अभी हमारे यहाँ लोगों ने एक थ्योरी बना ली है। क्या? अकायक पे लोगों को अकायक का तजिया करना चाहिए। हाँ। सारी दुनिया को मालूम नहीं है कि ईरान का उन्होंने कितना नुकसान कर दिया है। हम उनको शाबाश, उसको तगड़ा करते रहे। उन्होंने ठीक है वैसा किया, लेकिन फिर भी ईरान कहता है कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर जो है ना वो। मेरी बात सुने, सारी दुनिया को मालूम है अपनी अपनी लड़ाई सारे लोग अपनी लड़ते हैं, कोई किसी की लड़ाई नहीं लड़ता। और ईरान ने अपनी लड़ाई लड़ी, अकेले लड़ाई लड़ी, किसी मुल्क ने आकर उनकी मदद नहीं की। महासवाए इसके के अखलाकी तौर पर किसी ने कोई इनके हक में करारदाद आ रही थी तो करारदाद को सपोर्ट किया, या इनके खिलाफ तो करारदाद सलामती कौंसिल में पेश हो रही थी तो इनको उससे बचाया। बात यह है कि आपने देखा कि इसराइल के जहाज आकर तेहरान में और जनाब पूरे आसमान में पता नहीं कहां तक वो तबाही बर्बादी करते रहे। जब ईरान के जहाज, ईरान इतना वहां तक नहीं जा सका
ईरान के मिसाइल जाते रहे, लेकिन वो उसको भी रोकते रहे। आपने देखा इस जंग ने नुकसान ये हुआ कि यूएई और ईरान के दरमियान फासले पैदा हो गए। इस जंग का ये नुकसान हुआ कि खित्ते के दीगर खलीजी मुमालिक भी अपने आप को अनसेफ महसूस करने लगे। होना तो ये चाहिए था कि ईरान को के साथ ये सारे मुल्क खड़े हो जाते, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान ने ये कोशिश की कि जंग रुक जाए। ये जंग रोकने में जो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है, ईरान के अवाम इस बात को पसंद करते हैं। क्यों? उन्होंने तबाही बर्बादी तो उन लोगों ने देखी है, आपने ये नहीं महसूस किया। देखिए हमें तो मालूम ही नहीं कि वहाँ क्या हुआ है, किसी को दुनिया में नहीं मालूम कि ईरान में कहाँ का तबाही हुई है। अब जब वक्त गुजरेगा, जो जो लोगों को चीजें पता लगती रहेंगी कि वहाँ क्या हुआ है। देखिए ईरान तो राजी हो गया कि यूरेनियम में एनरिच की एक लिमिट होगी। ईरान अपनाए हुर्मुज पे खोलने के बाद तैयार हो गया। ये वो चीजें हैं दो चार जो अमेरिका को भी रिक्वायरमेंट थी, पूरी दुनिया को भी इनकी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन 60 दिन का टाइम पीरियड रखा गया नवाज साहब। 60 दिन के बाद हो सकता है दोबारा से यही पाबंदियां जो कि लगी हुई थी ऑलरेडी दोबारा से इम्पोज हो जाए। पाबंदियां नहीं लगेंगी, आहिस्ता आहिस्ता ईरान भी ये देखे, ईरान को भी सारी बातें ये यकमुश्त तस्लीम कर रहे हैं कि में बड़ी रुकावटें हैं। वो भी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, नॉर्मलाइज ताल्लुकात हो जाएंगे। अब देरी बाद में हर वक्त हालत जंग में रहना भी दोनों मुल्कों के लिए या सब मुल्कों के लिए मुनासिब नहीं है। पूरी दुनिया देखें, हमने अपनाए हुर्मुज की बंदिश की सजा भुगती, हमने भी 2 महीने 3 महीने में 4 महीने से। अब 4 महीने से हमारे तेल की कीमतें जो आसमान से बातें करती रही हैं, ये इसकी सजा थी अपनाए हुर्मुज की। अबे हमें चाहिए कि ईरान को बजाय इसके इस बात की शाबाश देते रहे कि आप जीत गए जी, ये हमारे यहाँ गलत थ्योरी है। कहें ये कि ईरान ने अमरीकी जारियत का दिलेरी के साथ मुकाबला किया, उनकी अवाम ने बड़ी हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया, और अब उन्हें हमें चाहिए कि वो इस जंग बंदी के बाद उसके जो सम्राट है, अब दोबारा वो रीबिल्ड करना है ईरान को, उसमें उनकी मदद होनी चाहिए। उनमें वो पैसे जो उनको रिलीज करेंगे वो भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे, देखेंगे कि ये दोबारा हमारे ईरान को फायदे करार नहीं देते। तो नवाज साहब मुझे बताएं 60 दिन के बाद क्या आप देख रहे हैं? जो एक सिनेरियो काशिफ साहब ने यहाँ पर अभी एक नक्शा खींचा है, वैसे ही होगा? आप ये बताएं, नहीं मुझे ये बताएं कि ईरान ने क्या फतह कर लिया या अमेरिका ने क्या फतह कर लिया? किसी ने कुछ फतह नहीं किया। चलें ठीक है, इसको मान रहे हैं ना, इस बात को तो मान रहे हैं। इसके अलावा कि एक दूसरे के लोग मारने के लिए मिसाइल फेंकते रहे। देखो मिसाइल तो आकर ईरान पे गिरते रहे। हाँ इसराइल पे। नवाज साहब अगर ईरान हार गया तो ईरान अगर हार गया है तो मुआहिदा क्यों नहीं हुआ है अभी तक? क्यों मुख्तलिफ ममालिक को सालिसी किरदार अदा करना पड़ रहा है? क्यों पाकिस्तान को ये बार बार मुज़ाकरात करवाने पड़ रहे हैं? आप मेरी बात भी सुने ना, देखें मेरी बात सुने। ये हमारे यहाँ लोग बहुत कुछ लोग जो हैं वो तो ये समझते हैं ना कि ईरान की यार उस बात को हम सपोर्ट करते रहे, क्या वाह जी वाह क्या कमाल कर दिया। इसराइल तो अपनी जगह कायम है। अगर इसराइल को ईरान तबाह बर्बाद कर देता तो हमें कोई खुशी होती कि ईरान ने कुछ किया है। लेकिन बात क्या है, ईरान ने जो मुकाबला किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी को तो जीत का नाम दिया जा रहा है ना। आप क्यों पता नहीं बार बार इससे डिनाई कर रहे हैं नवाज साहब? मान लें या तो अगर मुकम्मल तौर पर आप इसको इनकार करते हैं तो क्या अमेरिका जीत गया? नहीं, मुकाबले का ट्रम्प जीत गया। मुकाबले का आप जीत कह रहे हैं? नहीं, मुकाबला हुआ ही है। आप फरमाने जारियत हुई है, बकौल आपके आपने कहा जारियत हुई है, जंग हुई है, मुकाबला तो नहीं हुआ है। नहीं कह सकते अच्छा अमेरिका भी बराए बरार तैयार कर गया, इसराइल भी कर गया, वो अपनी जगह कायम दायम ठीक है। पूरा खलीज जो है वो इसराइल से डरता है, खलीजी ममालिक पूरे इसराइल के लोग जो है वो इसराइल के मिसाइलों की से डरते हैं। हमें चाहिए ये कि जंग खत्म हुई है, खुदा रहा इस जंग को मजीद न होने दे। ठीक है नवाज साहब, काशिफ साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आपको। जी मैं बस एहतराम, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर इसराइल को 2 दफ़ा ईरान ने डिफीट दी। चले आपकी बात मान ली जाए कि ईरान ने तना लड़ाई लड़ी है, तो फिर उसके बाद ईरान ने तना लड़ाई लड़के 2 दफ़ा इसराइल को डिफीट तो दी ना। पहली दफ़ा भी अमेरिका को आगे सालसी करानी पड़ी, दूसरी दफ़ा भी अमेरिका को, और अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद कह रहे हैं कि अगर वो बीच में ना आते तो ईरान जो है वो इसराइल को सफ़ा हसी से मिटा देता। ईरान की जीत ये काफ़ी नहीं कि वो उसको अगर इकनॉमिक सेंक्शन ख़त्म हो जाती है और ऑयल की एक्सपोर्ट मिल जाती है तो वो रिहेबिलिटेशन की तरफ चला जाएगा, मुआशी तौर पर एक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी इस खत्े में भी, ईरान में भी।
और किस तरह की जीत अनाउंस करे कि वो उसने इसराइल पे कब्जा कर लिया। एक कौमों में जंगें मुसल्लत की गई, उस मुसल्लत का जंग को उसने रिस्पॉन्ड किया, लड़ा, उसने अपनी हाई जो शख्सियात थी उनकी शहादत हुई। उसके बावजूद देखें ये रिकॉर्ड की बात है कि खामनाई साहब खुद कहते थे कि वो एटम बम नहीं हासिल करना चाहते हैं, मुसल्लत की गई उनके ऊपर जंग, ये वो हकाइक है, तस्लीम करना चाहिए, इसको तस्लीम करेंगे उनको। इसमें कुछ शक है, जंग मुसल्लत की गई ना, यही हुआ। तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ हजूर, जंग मुसल्लत की गई और उसके बाद उनको मुआशी तौर पे बेहतरी की गई। सालसी का भी बैठकर हमें कोई मालूमात ही नहीं है वहाँ क्या तबाही हुई है दुनिया में। बात ये है कि सालसी दो मुमालिक में तभी हुआ करती है जब बराबर की चोट हो। हमारा सेक्टेरियन लोगों में एक बात आ जाती है ना, वो ईरान के बारे में जी कि उन्होंने बड़ी भाई जंग जीत ली होती है कि इसराइल तबाह हो जाता है। देखें ये तो खैर किसी और तरफ मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ ये इसराइल अपनी जगह। अच्छा नवाज साहब आगे बताएं, आगे क्या देख रहे हैं? चलें, ईरान ने ही जंग जीता है और अमेरिका ने भी कोई खासा नुकसान नहीं उठाया है, तो आगे आप क्या देख रहे हैं? 60 दिन के अंदर क्या होगा? 60 दिन के बाद ठीक ठाक हो जाएगा, फिर मजीद 60 दिन की और एक्सटेंशन मिल जाएगी। कोई ऐसी बात नहीं है। दोनों फरीक लड़ कर थक गए हैं, दोनों फरीक अब मजीद नहीं लड़ना चाहते। अगर वो लड़ाई मजीद करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। तो अब मुज़ाकरात चलते रहेंगे सिर्फ? दोनों एक दूसरे देखे मेरी बात है, धमकियां देने में तो कोई नहीं मना करता ना। हाँ। धमकियां देने में और एक दूसरे के बारे में बयान देने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अमली तौर पर बात यह है कि जब आप मायदे पे राजी हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें सेटल हो जाएंगी और ये मुझे नहीं लगता कि अब मज़ीद लड़ाई हो। ठीक है, अब डॉक्टर कामरान सतीश साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा, अभी मौजूदा सिनेरियो क्या आपको लग रहा है? मुज़ाकरात और कोई हतमी मुआहदा हो जाएगा? अच्छा, बहुत शुक्रिया महविश। देखिए कि पहले जो डिस्कशन हो रही थी तो उसको मैं सुन रहा था, तो देखना ये होता है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की थी। ईरान ने जंग शुरू नहीं की, ईरान ने अपने आप को डिफेंड किया है। दूसरी बात ये है कि कौन जंग जीता है या कौन हारा है, इसका तयन होता है जंग शुरू करने वाली पार्टी जो मकसद लेके जंग शुरू करती है, वो किसने हासिल किया है और किसने अपना मकसद हासिल नहीं किया। अब जहां तक है कि ईरान ने क्या हासिल किया है, ईरान ये चाहता था कि कोई भी बाहर की ताकत हमारे ऊपर हमला करके तो रिजीम चेंज नहीं कर सकती, जिसमें ईरान सच्चा वाक़ई हुआ है और उसने अपने आप को साबित किया है। उसने कहा कि हमारे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो अभी तक महफूज है, इंटैक्ट है। अमेरिका बार बार ये हमारे ऊपर हमले करके कहता है कि हमने मिसाइल प्रोग्राम खत्म किया है, ये बिल्कुल झूठ है और उसमें उसने अपने आप को सही साबित किया है। उसके अलावा ये है कि उनका ये ऐलान था कि हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकती है और उन्होंने अपने आप को डिफेंड करके दुनिया को दिखाया है। अब अमेरिका की तरफ आती हैं कि अमेरिका के क्या मकासद थे, क्या ऐलानात थे और उनमें कितना कामयाब हुआ है। पहले तो ये था कि वो ये कहता था कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज होगी और रजा शाह पहलवी का जो बेटा है वो ट्रंप की बगल में बैठा हुआ था कि मैं जाके इक़्तिदार संभालूंगा। इसमें वो 100% नाकाम वाक़ई हुआ है। दूसरा ये था कि अमेरिका ने जब हमले किए तो अमेरिका कहता था कि 2 दफा सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि हमने उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो तबाह कर दिया है। और आज जो 14 नुकात में पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता कि हमारे मोहतरम नवाज रजा साहब ने क्या चीज पढ़ के तो कह रहे हैं कि कौन जीता है या नहीं जीता, इसके ऊपर मखमसे का शिकार है। मेरे सामने अभी 14 नुकात लिखे हुए हैं। वो कह रहे हैं ईरान नहीं जीता, बस ईरान नहीं जीता। उन 14 नुकात में एक एक नुक्ता भी मैं पढ़ के आपको बयान कर सकता हूँ। उन 14 के 14 नुकात में सब कुछ ईरान के मुफाद में, अमेरिका के मुफाद में एक चीज भी नहीं है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि सिर्फ अमेरिका के फायदे में ये है कि ईरान ने कहा है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। वो तो 2015 में जो JCPOA जो पहले मायदा हुआ भी था ओबामा के साथ, उसमें भी ईरान ने कहा था कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा। और मैं आपके प्रोग्राम में कई दफा कह चुका हूं कि उनका मजहबी फतवा भी मौजूद है कि वो एटमी जो हथियार है वो कभी भी नहीं बनाना चाहते थे। अब हम ये सोच रहे थे कि अब नवाज रजा साहब कह रहे हैं कि जी ईरान तबाह हो गया है, ईरान वाले कह रहे हैं कि हमारा 6 अरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। और आपने MOU में पढ़ा होगा कि 300 अरब डॉलर, हम प्रोग्राम में बैठ के कहते थे कि अगर 30 अरब डॉलर ईरान को मिल जाए तो ईरान की तकदीर बदल जाएगी। ईरान ने 300 अरब डॉलर हासिल किए और MOU में लिखा हुआ है वाज़े तौर के ऊपर, ये जो 300 अरब डॉलर हैं ये रेपरेशन के लिए इस्तेमाल होंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होंगे और रिकंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होंगे। फिर ये था कि हम ये कहते थे कि ईरान लेबनान को तनहा छोड़ देगा कि शायद अमेरिका लेबनान को इनकॉर्पोरेट ना कर पाए। तो
ईरान ने वो मकसद भी हासिल किया कि उसने कहा कि जंगबंदी का इतलाक ईरान के ऊपर भी है और उसके साथ साथ लेबनान के ऊपर भी है। इसके अलावा जो उसकी सबसे बड़ी फतह जिसे मैं गर्दानता हूँ, अमेरिका ये कहता था, ट्रंप साहब ये कहते थे कि ईरान का जो अफजूदा यूरेनियम है वो ईरान को अमेरिका के हवाले करना पड़ेगा। तो ईरान ने इसमें भी मैदान मार लिया। उसने कहा कि मैं किसी मुल्क के हवाले अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं करूंगा, बल्कि जो IAEA की जो एजेंसी है उनके जो सुपरवाइजर हैं उनकी सुपरविजन में मैं अपने यूरेनियम को खुद डाउन ब्लेंड करूंगा और वो यूरेनियम यहाँ पे रहेगा, हम किसी को अफजूदा यूरेनियम भी नहीं देंगे। इसके अलावा सारी चीजें आप पढ़ें, 14 नुकात आप एक एक के ऊपर डिस्कशन करें। जो जो ईरान के मकासद थे 100%। मुझे एक बंदा यहाँ पे हमारे पैनल में जो दोस्त बैठे हैं, एक नुक्ता पढ़ के बताएं कि ये नुक्ता ईरान के खिलाफ है और अमेरिका के हक में है। अब देखेंगे परसों इजराइल के अंदर एक सर्वे हुआ है। ठीक है कमरान साहब, मेरे पास वक्त कम है और मुझे प्रोग्राम को जरा आगे भी बढ़ाना है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम दूसरे सेगमेंट की जानिब बढ़ जाते हैं। वक्त मेरे पास कम है, उसके लिए माजरत ख्वाह। सिर्फ आखिरी बात कहना चाह रहा था कि परसों इजराइल के अंदर एक सर्वे हुआ है। वो सर्वे ये था कि इजराइल जंग जीता है या हारा है। 85% इजराइल के लोगों ने कहा है कि जो इजराइल है ये जंग जीता है, हारा है। इजराइल वाले कहते हैं कि ये हम जंग हार गए हैं और ईरान जंग जीत गया है। और 4 महीने बाद इलेक्शन होंगे तो नेतन्याहू का नामो निशान भी इलेक्शन में नहीं होगा, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएगा। और इसी तरह से जो ट्रंप है, ट्रंप भी अपनी मजबूरी में आके तो उसने कहा कि ये मैं वायदा करूंगा और ये आगे बढ़ेगा और ईरान की जीत जो है वो दीवार के ऊपर नक्श है। बिल्कुल ठीक है। चलें नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। वक्त कम है लेकिन फिर भी ज़रा हम इसको डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान एक पीस मेकर के तौर पर सामने आया है। पाकिस्तान को मीडिएटर कहा गया और बेहतरीन सालिस किरदार अदा करने के ऊपर खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। लेकिन ज़रा अगर हम मुल्क की सियासत के ऊपर वापस आ जाएँ तो फिर थोड़ा सा सख्त इस तरह से गुफ्तगू करनी पड़ती है कि हम मशरिक़ वस्ती में जाके उस जंग को जंगबंदी की सूरत में हमने तब्दील करके दिखाया, लेकिन अपने मुल्क में मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम लाने में ताहाल ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। और ये हुकूमत आखिरकार करना क्या चाहती है? क्या मुल्क में कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना चाहते भी हैं या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर बात निकली तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। अगर 2024 का इलेक्शन हुआ था उसके ऊपर अगर इंक्वायरी का कहा गया अपोजिशन को, तो उन्होंने कहा कि 2018 से ही शुरू कर ले, दोनों इलेक्शंस को उसका मवाजना करके देख लें। सवाल से फरमाएं कि क्या आपका इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है? मशरिक़ वस्ती में 2 बड़े ममालिक के दरमियान एक तो सुपर पावर होने का क्लेम करता है अपने आप को, वहाँ पर भी हमने एक बेहतरीन सालिस होने का किरदार अदा करके दिखा दिया, लेकिन हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जीत अमेरिका की हो या ईरान की हो, बात यह है कि नुकसान जो है वो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा हुआ है। अगर आप सिर्फ एनर्जी वाइज, पेट्रोल वाइज आप देखें, जिस तरीके से सेंट्रल एशियन स्टेट्स, जिस तरीके से एक नेक्सस बना हुआ है इज़राइल और इंडिया का, जिनकी वजह से हमारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ जो है जो हमारे बिज़नेस है वो सारे का सारा रुका हुआ है। स्पेशली अगर आप ये देख लें कि अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे हालात ख़राब हुए हैं, उससे हमारी बहुत जो हमारी खारजा पॉलिसी है इंटरनेशनली वो ईरान के लेवल पर तो बहुत हाई लेवल के ऊपर चली गई है, लेकिन अफ़गानिस्तान के ऊपर भी जो हमारी सफारतकारी है उसको भी हमें आगे लेके आना पड़ेगा और इस मामले को भी हल तलब मामला है, इसको भी हमें करना पड़ेगा। कोई भी जो जख्म होता है, कब करेंगे हम? जी डेफिनेटली इसके बाद ये जो बड़ा मामला था उसके बाद ये होना चाहिए किसी भी ये बड़ा मामला चलेगा। 60 दिन का टाइम पीरियड है अभी, जैसे नवाज साहब ने फरमाया मुज़ाकरात ये तो चलता रहेगा। पता क्या, निज़ाम का जो इस्तेहकाम है ना, देखिए आईन निज़ाम में आता है, आईन, पार्लियामेंट, इलेक्शन, इदारे अपने अपने दायरे में काम करें। यहाँ जो इस टाइम सिस्टम है वो कंपेरेटिवली ज़रा डिफरेंट है। देखिए हुकूमत का जो इस्तेहकाम है, एक हुकूमत 5 साल पूरे करे, पॉलिसियाँ मुस्तकिल रहें, जो ऐसा हो नहीं रहा, पॉलिसियाँ हमेशा चेंज होती रहती हैं। पिछले 5-6 सालों से अगर आप सियासत आप देख लें तो ये कहा जा रहा है कि हम वर्सेस वो जो मुखालिफिन हैं उनको दुश्मन समझा जा रहा है। इससे जो मुज़ाकरात हैं, इत्तिफाक राय है, वो खासा मुश्किल हो गया है। मुखालिफिन नहीं, ऑपोजिशन डेफिनेटली मुखालफी में अपोजिशन आ जाती है। अच्छा, जब तमाम जो सियासी जमातें हैं, जब तक वो एक मेज़ पर बैठकर मईशत के लिए, खारजा पॉलिसी के लिए, तालीम जैसे कौमी एजेंडे के ऊपर मुत्तफिक ना हो, इस्तेहकाम वक्ती जो है वो ही रहेगा। अच्छा, मईशत का जो दबाव है उसने कंपेरेटिवली महंगाई, कर्जे, IMF प्रोग्राम, डॉलर का रेट, मईशत, गैर मुस्तहकम अवामी दबाव का बढ़ना, हुकूमतें जल्द बदलना, इससे मुल्क जो है काफ़ी, अगर आप पिछले तकरीबन कोई 30 सालों को आप देख लें तो काफ़ी डिस्टर्ब है और हमारी जो मईशत है वो संभल नहीं पा रही। अच्छा, इदारों का जो तवाज़न है, देखें जमहूरियत में पार्लियामेंट, अदलिया, फौज, मीडिया, इलेक्शन कमीशन, सबका एक अपना रोल है, लेकिन यहाँ पे जो इस्तेहकाम अगर आप देखें तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी, हुकूमत बदले
लेकिन पॉलिसी ना बदले, ये ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है, फैसले हमेशा पार्लियामेंट में हो, लेकिन पिछले 4-5 सालों में मुख्तलिफ जमातों की तरफ से ये कोशिश की गई कि वो सड़कों के ऊपर हैं, लेकिन उससे हासिल क्या हुआ? कुछ भी हासिल नहीं हुआ, किसी के पास कुछ नहीं आया। अगर यही आप इलेक्शन पर इत्तेफाक राय देख लें जितने भी इलेक्शन पिछले तकरीबन अगर आप चले जाएं तकरीबन कोई 5 इलेक्शन या 6 इलेक्शन के ऊपर जो मुझे तकरीबन याद पड़ते हैं, तो किसी में ऐसा कोई इलेक्शन नहीं है कि जिसको सब ने तस्लीम कर लिया हो, सब में धांधली का शोर बपा है। इलेक्शन कमीशन को मजबूत होना चाहिए और अपने किरदार को कायम रखना चाहिए। आइडियल सिचुएशन बता रहे हैं ना कि ये होना चाहिए। का जो फोकस है यहाँ पे, बदकिस्मती ये भी है कि आवाम भी जो है ना वो कौम परस्त हो, तासुब पसंद ना हो, और सब जो है ना वो कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर वोट दें, और वो वोट फिर जिसको दें उसी के मकसद से नहीं, आइडियल सिचुएशन जो आप बता रहे हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए एज कम्पेयर टू जो कि करंट सिचुएशन है, बट उस तक पहुंचने के लिए भी बड़े मराहिल हैं, उसको तय करना पड़ेगा। वक्त कम है, वरना इसको डिस्कस करते हैं। काशिफ साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी, फरमाइएगा कि 2018 को भी डिस्कस करना होगा इलेक्शन, अगर 2024 पे बात होगी, वज़ीर आज़म साहब बता रहे हैं, और मुझे बताएं मिसाक़े जमहूरियत मुमकिन है इस वक्त? देखिए, अल्टीमेटली मसाक़े जमहूरियत की तरफ ही जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे, गुफ्तगू सारे कर रहे हैं, दर पर्दा सबकी गुफ्तगू हो रही है, सबने एंगेज किया हुआ है। देखें, अगर 2 दहाइयों पे मुहित पॉलिटिकल एनिमिटी थी नून लीग में और पीपल्स पार्टी में, यही प्राइम मिनिस्टर साहब थे जब इनको अदम एतमाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने नाहल किया, गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, ये चौक चौराहों में तकरीर करते थे कि आपका पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे। वो किससे निकाले थे? जरदारी साहब से। अब जरदारी साहब की हिमायत से दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में इकट्ठे हो सकते हैं, तमाम तरह पॉलिटिकल एनिमिटी के बावजूद, डिफरेंट आइडियालॉजी के बावजूद, शीरो शक्कर है कि मरकज़ में पीपल्स पार्टी ने नून लीग को सहूलतकारी दी हुई है हुकूमत के लिए, और जीबी में नून लीग पीपल्स पार्टी को सहूलतकारी दी गई है, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी, उनको भी 4 आज़ाद दे के उनको भी बीच में डाल दिया गया। तो ये सारा पॉलिटिकल सिस्टम इकट्ठा एक प्लेट पे बैठ गया, एक जगह मेज़ पे बैठ गया। असल इशू क्या है? इशू ये है कि तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो भी सियासत करे, हटदर्मी से निकल जाए, साथ मिल जाए, फिर ऐसा ऐसा बारियां लग जाएंगी। हटदर्मी किस बात की है? हटदर्मी इस बात की है, वो समझते हैं कि इन तमाम को जो के पास मैंडेट ठीक नहीं है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, हमने 2018 का इलेक्शन भी कवर किया, 2013 का इलेक्शन भी कवर किया, 2003 का इलेक्शन भी कवर किया, 2007 का भी किया। देखें, इलेक्शन जो है ना वो इतने सादा नहीं है जैसे ये समझ रहे हैं। 2018 के इलेक्शन में यही काम हो रहा था कि रात को नून लीग की टिकट होती थी, सुबह फोन जाता था तो वो टिकट सरेंडर हो जाती थी, और बल्ले के निशान के ऊपर वही एमएनए जो है वो इलेक्शन लड़ लेता था। सो 2018 में भी आइडियल सिचुएशन नहीं थी, 2025 में 26 में भी आइडियल सिचुएशन नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आपको आवाम की बेहतरी के लिए इकट्ठा होना चाहिए। आप अपनी ज़ात के लिए, अपनी हुकूमतों के लिए कानून साजी करने को तैयार हैं। क्या वजह है कि आप बल्दियाती निज़ाम को इन्फोर्स नहीं करना चाहते? बिलावल साहब ने बात की आज इसके ऊपर होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि आप जमहूरी लोग हैं, हम कहते हैं जी आइन पार्लिमान सुप्रीम है, जमहूरी लोग हैं। भाई, जमहूरियत की असल एहसास है आपका बल्दियाती निज़ाम। आज आप बल्दियाती निज़ाम इन प्लेस कर दें, कम से कम गली मोहल्ले में लोगों की जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाएगी। इशू अना का है, ज़िद का है, इन तमाम जितना भी इस टाइम हुकूमत कर रहा है तब अभी सबसे ज्यादा आना तहरीक इंसाफ में नहीं। ये देखिए, मैं आपको बताऊं, असल मसला ये नहीं है, मसला इना सब में है, क्योंकि इन पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं है, इसलिए इनको बाहर भी जमहूरियत पसंद नहीं है। ये पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, जो इनको अच्छा लगता है उसको पार्टी का ओहदा दे देंगे, उसको सेनेट का टिकट दे देंगे, उसको जनाब एमएनए बना देंगे, और जो तनकीद करेगा वो चोरी निसार की तरह घर बैठ जाएगा कि आप बोले क्यों, किरमानी साहब को बाहर निकाल देंगे। वही आपके साथ जिन्होंने दहाइयों से पे मुहित सियासत की, इनका सिर्फ कसूर ये है कि वो आपको कह रहे हैं आप यूं नहीं यूं करें। असल इशू ये है कि आपने अपनी नई नस्ल को ये सारी लेगेसी शिफ्ट करनी है, और आपको ट्रबल मेकर लोग नहीं चाहिए, इसलिए आप उनको हटा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर भी ग्रुपिंग है। इशू ये है कि अब अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि इमरान खान को मैं डील के जरिए बाहर निकाल लूं, सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं मैं निकाल लूं। मसला ये है भाई, आप सियासत कर रहे हैं, सियासत करें, बल्दियाती निज़ाम इन्फोर्स करें, आवाम को के पास जाए, असूदा हाल करें, आवाम को आवाम के साथ खड़ी हो जाएगी। ठीक है, नवाज साहब फरमाइएगा, क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सीज फायर होता हुआ नजर आ रहा है आपको? सब कहते हैं ना पॉलिटिक्स में एक दूसरे को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है। 3 साल होने को है इमरान खान को जेल में। मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि पीटीआई के जो कायद हैं वो जेल में हैं, उनके जेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, और उनके जो हमायती हैं या उनका जो सोशल मीडिया है वो इस हद तक खराब है, इस हद तक वो कहता हूँ कि अपने अखलाकी
अखलाकियात को छोड़ चुका है, वो इमरान खान को जेल में रखने में वो जिम्मेदार है। जब तक इमरान खान के हामी या जब तक इमरान खान के लिए गीत गाने वाले अपनी ज़बानें कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी सोशल मीडिया पर पोस्टें कंट्रोल नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है कोई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। इमरान खान अपोजिशन में रहते हुए, इस तर्ज अमल में रहते हुए जब रहेंगे तो हुकूमत में जो लोग, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या MK हो, ये इकट्ठे रहेंगे। ये इकट्ठे रखने का वो बायस है इमरान खान। ये इमरान खान की गलत हिकमत अमली थी कि उसने इन सबको अब मुखालफों को इकट्ठा कर दिया अपना। अब बात यह है कि अगर वजीर आजम उनको कहते हैं आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें, तो वह मुज़ाकरात क्या ये बात करेंगे कि हमारी इमरान खान से मुलाकात करा दें? वो लोग जो पिछले 2-2.5 साल से मुसलसल जुलूस निकाल रहे हैं, मुसलसल मुजाहरे कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं और आकर अडियाला जेल के बाहर नारे लगा के चले जाते हर मंगल को, हर जुमरात को, तो उनको तो यही सारा मिल जाए कि जी आए हमारी बातचीत हो रही है। फिर पहले ये कहा करते थे कि हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात क्यों करें, हम तो उनसे करेंगे जिनके पास असल ताकतवर लोग हैं। ये जो हिकमत अमली है, तहरीक इंसाफ में भी कोई फैसला करने वाला कोई नहीं है। वहाँ फैसला करने वाली है या मुशर्रफ भी करती है, अपनी मर्जी से फैसले करवाती है। वो अली अमीन गंडापुर को कभी हटवा देते हैं, कभी वो सुहेल अफरीदी को ले आते हैं, कभी अलीमा खान अपने का हुक्म चलाती है। ठीक है, पार्टी के अंदर गौर अली खान भी है, उनकी भी कोई नहीं सुनता। असद कैसर है, वो भी तमाशा देखते हैं। वहाँ बना दिया महमूद खान अचकज़ई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, तो महमूद खान अचकज़ई तो कोई फैसला नहीं कर सकता तहरीक इंसाफ का। वो तो बेचारे उन्होंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, यही से आगे कंटिन्यू कर लें। जी, मेरा अपना ख्याल ये है कि ये दुनिया का मुसलमा उसूल है कि जिस मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होता, उस मुल्क में कभी भी माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। अब आप देखें कि 3 साल से ये गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ पे सियासी इस्तेकाम ना होने की वजह से डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं है, बाहर के लोग सरमाकारी यहाँ पे नहीं कर रहे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की सूरत हाल आपके सामने है। ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो हम 2 ममालिक से 1-2 बिलियन डॉलर लेके स्टेट बैंक में रख के तो पूरा करने का एक तासुर देते हैं। आलमी जो इदारे हैं उनकी रैंकिंग आपके सामने है, तो इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती कि सियासी इस्तेकाम होना चाहिए। अब जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि 2018 को भी इन्वेस्टिगेट करें, तो 2018 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी जो इलेक्शन कमीशन का सॉफ्टवेयर था तो वो किस तरह से काम छोड़ गया था और इमरान खान साहब को जिताया गया था। बिल्कुल इसी तरह से 2024 में फिर दोबारा से एक नई टेक्निक सामने आई कि फॉर्म 45 और 47 की डिस्कशन जो थी वो मंजर आम के ऊपर आ गई। तो कंपैरिजन होना चाहिए दोनों का, 2018 और 24 का। डॉक्टर साहब, कंपैरिजन बनता है कोई? जी, मेरा अपना ख्याल यही है कि दोनों जो इलेक्शन हुए थे तो दोनों में जो अवाम की जो नुमाइंदा लोग थे वो असेंबली में नहीं आए थे, बल्कि जो सिलेक्टेड लोग थे उनको इलेक्ट नहीं किया गया था, बल्कि सिलेक्ट किया गया था। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। और नाज़रीन, वी थैंक आवर पैनल फॉर शेयरिंग देयर इनसाइट्स। यहाँ पर बहुत अहम गुफ्तगू हुई है ईरान और अमेरिका के हवाले से, और सेकंडली मुल्क की सियासत में जो हलचल मची हुई है, क्या अपोजिशन और हुकूमत के माबैन कोई सीज़ फायर होगा या नहीं। आज के प्रोग्राम में पैनलिस्ट की राय आप लोगों के सामने रखे हैं। दैट्स इट फॉर टुनाइट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज़।